आज हम सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से देखना है सिंगल फेज मोटर को। ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया है। आप सवाल कर लेना एक बार, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, और ऐसा बोलने पर मुझे पता है डाउट आएगा नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। आवाज मत करो भाई। सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर एक फेज पर संचालित होती है, और एक फेज पर संचालित हो रही है। वो चुंबकीय क्षेत्र है, वो घूर्णित पैदा करेगी या पल्सेटिंग पैदा करेगी, तो पल्सेटिंग आएगा। पल्सेटिंग यानी स्पंदन। एक वेव आई, पहले हाई आया तो हाई मान आया, फिर लो हो गया, फिर हाई आया फिर लो हो गया, फिर हाई आया फिर लो हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या हो गया भाई, घूर्णित नहीं होगा। घूर्णित होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, हाई आ जाता है लगातार। जैसे थ्री फेज में आता है, आर वाई बी होता है ना, तो तीनों का अलग अलग एक 360 डिग्री में 3 बार पीक आ जाता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंगल फेज मोटर के अंदर क्या हो गए, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है भाई, पल्सेटिंग। इसका चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र पल्सेटिंग होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पल्सेटिंग होता है। ठीक मामला। नेक्स्ट होता है हमारे पास, जो हमारे पास सेल्फ स्टार्ट होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, घूर्णित। और इसका चुंबकीय क्षेत्र पल्सेटिंग है, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो आपको पूछें इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है। जो सेल्फ स्टार्ट हो ही नहीं रहा, जो खुद से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो इसका टॉर्क क्या है, जीरो। खुद से स्टार्ट होता तो टॉर्क होता कि नहीं होता। तो इसका प्रारंभिक बला गुण शून्य होता है। इसका प्रारंभिक बलागुण क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे इसका प्रारंभिक बलागुण है जो शून्य होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, पल्सेटिंग होता है। ये हमारे पास कैसा होगा भाई, ये हमारे पास सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2 भागों में। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक फेज को 2 भागों में बांटना पड़ता, तब जाके सेल्फ स्टार्ट होगा, क्योंकि रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही तब। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात बताओ, इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं, FHP। इसे क्या कहते हैं, इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर जो है
एफ एच पी होगा। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर क्या होगा भाई? एफ एच पी। ठीक है, इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी क्या करते हैं, कहते हैं भाई। क्लियर? चलो, एफ एच पी यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। नेक्स्ट होता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, चुंबकीय क्षेत्र पल्सेटिंग होता है, प्रारंभिक बलागुण क्या होता है? शून्य। ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर उसे कहते हैं जैसे मान लो आधा एचपी की आ गई, 3/4 एचपी की भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, और 1/20 एचपी की भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो ये बताओ फ्रैक्शन है कि नहीं है, भिन्न संख्या है कि नहीं है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न संख्या है कि नहीं है? इसलिए इस मोटर को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, क्योंकि इसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। इस मोटर की क्षमता एवं दक्षता कम होती है। ये तो हमने इम्पोर्टेंट बातें लिखी है। अब हम एक एक मोटर के बारे में शुरू करते हैं। क्या हुआ? उस कमेंट देखो, कमेंट बहुत तरह के आते रहते हैं। ये कमेंट मैंने पढ़ लिया। इस कमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा यहाँ का भी हो सकता है, बच्चा किसी और कोचिंग का भी होता है। बहुत जगह पर क्या होता है कि कहीं पर जैसे मान लो यूपी के अंदर भी कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी कोचिंग के अंदर, तो ऑनलाइन कोर्स वो कोटले का लेता है, तो ऑफलाइन वो जो वहाँ पर मिलता है वो ज्वाइन करता है। और लगभग आप कहीं पर भी देख लेना, आपके जितने भी जानकारी में है जगह, वहाँ ऑफलाइन वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, मान लो दूसरी जगह भी, तो उनके पास लगभग चांसेज है किताब यहाँ की मिलेगी, कोर्स यहाँ का मिलेगा। ये लगभग चांस है, आप चेक कर लेना। हाँ, ITI मिलती है ना आजकल। तो ITI के जो वो होते हैं संस्थान वाले, वो डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट पूरी किताबों का सेट एक साथ ही लेते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं ना किताबें, तो रखने लग गए हैं कि बच्चे को कंप्यूटर के हिसाब से जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें। लाइब्रेरी में नहीं रखते हैं कई ITI में। आपको कईयों को मालूम नहीं होगा कि ITI कॉलेज में लाइब्रेरी होती है। नहीं, सामान्यतः कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है, रूल एंड रेगुलेशन के तहत भी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है, नहीं तो एफिलिएशन नहीं मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी खोलो या मत खोलो उनकी मर्जी है। लाइब्रेरी होनी जरूरी होती है और उसमें किताबें होनी जरूरी होती है। ये किसी भी कॉलेज की मान्यता के लिए आवश्यक कार्य है। ये चलो छोड़ो भाई। हाँ, कोई बात नहीं। अब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, पहली मोटर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो पहली मोटर के अंदर ही है, बाकी तो आपको डेटा है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है पहली मोटर में आएगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हिंदी में कहते हैं फेज विभक्त प्रेरण मोटर। इसे क्या कहते हैं?
फेज विभक्त प्रेरण मोटर। दूसरा अन्य नाम इसका है रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये भी इसी का नाम है। अब देखो, अब लिखो मत, आप ध्यान से देख लो भाई, बाद में लिख लेना, लिखना विखना किधर ही नहीं जाएगा। सबसे पहली बात है कि आपके पास आप सिंगल फेज सप्लाई देंगे, यहां से ऐसी सप्लाई मिली, ऐसी सप्लाई मिलेगी, ठीक है। और यहां पर हमारे पास लगा होता है रोटर, ये जो रोटर होता है ना, ये स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर होता है। स्क्विरल केज का मतलब होता है गिलहरी का पिंजरा। इसके बारे में अभी ज़्यादा जांच पड़ताल करना मत, क्योंकि स्क्विरल केज के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अभी इतना ही देख लो, रोटर कौन सा है, स्क्विरल केज। और ये चारों ओर है, ये जो मैंने बनाया तो इतना ही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, चारों ओर ये क्या होता है भाई, हमारे पास जो एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब देखो, एक ही वाइंडिंग है तो सेल्फ स्टार्ट होगा नहीं। अब इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो आपको इस एक को कितने भागों में बांटना पड़ेगा भाई, 2 भागों। 2 भागों में बांटोगे तो यहां पर भी आपके पास, लिखना कुछ मत अभी, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा। तो आपके पास ऐसे आपने 2 वाइंडिंग कर दी। अब एक फेज को कितने भागों में बांटा, 2 भागों। 2 भागों में बांटने पर हमारे पास कैसा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, रोटेटिंग। रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो ये क्या हो गया, सेल्फ स्टार्ट हो गया। जबकि सिंगल फेज में तो सेल्फ स्टार्ट था ही नहीं। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक फेज को कितने भागों में बांटा, 2 भागों। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई 2 भागों में बांटा है तो दोनों वाइंडिंग साथ में लगी रहेगी तो ज्यादा टॉर्क नहीं ले पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे पूर्ण गति प्राप्त होती है, यहां पर अपकेंद्रीय स्विच होता है, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन। और शुरुआत में अपकेंद्रीय स्विच जुड़ा होता है, और जैसे ही 75 से 80% गति आती है, अपकेंद्रीय स्विच क्या हो जाता है, खुल जाता है। और उसके बाद केवल और केवल कौन सा काम करता है भाई, एक ही वाइंडिंग काम करती है। उस वाइंडिंग हम क्या कहेंगे, मेन वाइंडिंग। अब मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हल्का सा अंतर रखना है, जो अब ध्यान देने वाली बात रहेगी। जो मेन वाइंडिंग है, जिसमें चक्रों की संख्या यानी कि प्रेरण का गुण तो ज्यादा है और प्रतिरोध का गुण क्या है, कम। हर एक वाइंडिंग के अंदर प्रेरण और प्रतिरोध दोनों गुण होते हैं। हर एक वाइंडिंग क्या होते हैं भाई, चालक तार की तो वाइंडिंग बनेगी तो प्रतिरोध तो आएगा ही, और कुंडली बनाओगे तो कौन सा गुण आएगा, प्रेरण का। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, इसमें प्रेरण का गुण कम है और प्रतिरोध का गुण क्या भाई, ज्यादा। ओके। अब इस वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम कहते हैं, कौन सा नाम है भाई, रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग ही हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, मुख्य वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग यही है। मुख्य वाइंडिंग को क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग। और ये हमारे पास होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को दूसरा नाम क्या कहेंगे भाई, सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी। ये केवल स्टार्ट करने के लिए काम में ली जाती है। स्टार्ट हो गया,
उसके बाद ये स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये स्विच ओपन होने के बाद में ये परिपथ में वाइंडिंग का कोई काम रहेगा क्या, नहीं। तो ये स्विच है वो क्या कहलाता है, ये स्विच कहलाता है अब केंद्रीय स्विच। ये स्विच क्या कहलाता है, अब केंद्रीय स्विच। अब केंद्रीय स्विच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। जैसे 75 से 80% की गति आएगी, 75 से 80% की गति पर क्या हो जाता है, ओपन, गति पर खुल जाता है। 75 से 80% की गति आएगी तो ये स्विच क्या हो जाएगा भाई, तो ये स्विच खुल जाएगा। कितने परसेंट गति पर, 75 से 80% की गति पर ये खुल जाएगा। ओके, कौन सा स्विच है, अब केंद्रीय स्विच है। कितनी गति पर खुलेगा, 75 से। अपने आप कैसे खुलेगा, ये यांत्रिक स्विच है जो शाफ्ट के साथ लगाया जाता है और ये गति ज्यादा होने पर ही ओपन होता है। ये हमारे पास कौन सा स्विच है, यांत्रिक। यांत्रिक स्विच क्या है, कहां पर स्थापित होगा, शाफ्ट के साथ। जब शाफ्ट तेज से घूमेगा ना तो ये शाफ्ट क्या कर देगा, इसको छोड़ देगा, इसका कनेक्शन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये हमारे पास यांत्रिक स्विच है। इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है ये कैसा है, यांत्रिक स्विच। शाफ्ट पर स्थापित होता है क्योंकि गति किसकी मापेगा, शाफ्ट की। और 75 से 80% गति पर यह खुल जाता है। जब ये खुल गया हो, मान लो तो ये तो खुल गया, अब इस वाइंडिंग का कोई काम है क्या, नहीं। अब कौन सी वाइंडिंग काम करेगी, एक। तो इसी को हम कहते हैं मुख्य वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। क्लियर, करो नोट, आराम से लिखना भाई, ये मोटर काफी इंपॉर्टेंट है।
आपने किसको बताया? राम सिंह इधर आओ, इधर आता हूँ। इन्होंने आपको बताया? कब बताया? आपने कब बताया? अरे बताया कब था दादा? परसों कह के गए थे। जाओ अपलोड कर आओ। और किसी के पीडीएफ वीडियो बाकी है तो बता देना भाई। एक मिनट भाई। हेलो, क्या मामला? एक ही बात है, कोई सी भी गुरु तो एक ही था, उससे क्या फर्क पड़ा? लाइन पहले बोली बाद में बोली, क्या फर्क पड़ा? और ये अच्छी बात है, पढ़ के आ जाता थोड़ा। इसमें गड़बड़ का गड़बड़ गड़बड़ तो कायदे गड़बड़ होती है ना, ऐसे थोड़ी होते है। ये तो अब क्या है कि गोचे करने वाला काम है कि किसी को परेशान करें। ये नहीं होना चाहिए जीवन में। जो भाई ये आई वीडियो वो आई वीडियो है तो पढ़ाया तो उन्हीं टीचर ने, टॉपिक भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, दिक्कत कहाँ है? मैं 4-5 को यहाँ से छांट के ऐसे पकड़ कर इधर बैठा दूं ना, बाकी का डाउट है ही नहीं। लिख लिया भाई? समझ में आ गए? एक फेज को 2 फेज में हमने क्यों बांटा, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं समझाया है कि इसमें किसमें हमें प्रतिरोध ज़्यादा क्यों रखना चाहिए। रखना चाहिए तो बता दिए क्यों रखना चाहिए, ये अभी हम बताएंगे आपको। हाँ ये तो बताएंगे ना। लिख लिया? ओके। अब हमारे पास पहले मैं दोनों वाइंडिंगों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको वाइंडिंग बताई गई है। पहली वाइंडिंग हमारे पास है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को क्या कहते हैं भाई? मुख्य वाइंडिंग। ठीक है, ओके। ये हमारे पास किससे बनती है? मोटा तार मोटा तार और मोटा तार होते हैं तो लपेटे क्या होंगे भाई? कम। रनिंग वाइंडिंग में मोटा तार है और लपेटे क्या है? कम। मोटा तार और कम लपेटे हैं वो रनिंग वाइंडिंग में। मोटा तार और कम लपेटे से प्रतिरोध ज़्यादा होगा कम होगा? कम होगा। प्रतिरोध होगा आर एम। मुख्य वाइंडिंग प्रतिरोध क्या है? आर एम क्या हो जाएगा भाई? कम होगा। ठीक है, इसको अधिक गहराई में स्थापित करेंगे। वाइंडिंग अधिक गहराई में स्थापित वाइंडिंग जो है हमारे पास अधिक गहराई में स्थापित करेंगे। ज़्यादा गहराई में स्थापित करने से हमारे पास जो प्रेरण का मान क्या हो जाएगा भाई? अधिक होगा।
ठीक है, प्रेरण का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये रनिंग वाइंडिंग है। जैसे रनिंग वाइंडिंग है ऐसे ही एक हमारे पास और कौन सी वाइंडिंग है भाई, सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कौन सा तार काम लेंगे, पतला। पतला तार काम लेंगे। पतला तार में लपेटे क्या आएंगे भाई, अधिक। तार यदि पतला काम लिया तो प्रतिरोध का मान क्या आएगा भाई, अधिक आएगा। या मैं लिख दूं, उच्च लिख दूं या अधिक लिख दूं, प्रतिरोध के मान क्या होगा, उच्च या अधिक। और इसे कम गहराई में स्थापित करेंगे। कम गहराई में स्थापित करेंगे तो एक्स ए का मान क्या हो जाएगा भाई, कम। ठीक है, अब हमारे पास जो यहां आर ए का मान क्या है, ज्यादा, एक्स ए का मान क्या है, कम। यदि इसके बारे में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं आर एम बटा एक्स एम है, जो मान एक से क्या होगा, छोटा। इसके बारे में कहें तो आप ये कह सकते हैं आर एम बटा एक्स एम है, जो एक से क्या है, अधिक। क्योंकि आर ए का मान क्या है, सॉरी एक्स ए है ना। ठीक है, कुल मिला के मामला ये है आर एम बटा एक्स एम लेस देन है आर ए बटा एक्स एस। क्या आएगा, मान छोटा आएगा। अब छोटा रखने का कारण क्या था वो ध्यान से देखना। अब लिखना मत भाई, समझ लेना पहले, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम के बारे में, तो ध्यान से समझ लेना, बाद में लिख लेना। सबसे पहली बात है कि हमारे पास परिपथ में सप्लाई वोल्टेज प्रवाहित होगा। सप्लाई वोल्टेज का मान क्या है भाई, V। और यदि मान लो परिपथ पूरा प्रतिरोधीय होता तो वोल्टेज की दिशा में क्या हो जाती है, धारा। यदि प्रतिरोधीय परिपथ में वोल्टेज और धारा कौन सी दिशा में होते हैं, समान दिशा में। न लीडिंग होता है न ही लेगिंग होता है। इंडक्शन में गुण लीडिंग का होता है कि लेगिंग का होता है, इंडक्शन में गुण किसका होता है, लेगिंग का। लेगिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक मिनट आप बताओ। आईपीएल आप, तुझे नहीं आता, तू आगे ही आ, तू कॉपी लेके आ गया। उधर बैठो और तुम मेरी रेंज में रहा कर। वाह 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 वाह, ना 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 ना, वाह। लेगिंग का मतलब होता है धारा है जो वोल्टेज से क्या होती है, पीछे, इसे हम कहते हैं लेगिंग। और इंडक्शन में हमेशा गुण क्या होता है, लेगिंग का। परीक्षा में सवाल आता है, बताइए हमारे पास जो प्रेरण मोटर है उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, लेगिंग होता है, लेगिंग। सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में सदैव क्या आएगा, लेगिंग। किसके कारण आएगा, कोइल के कारण। कोइल में कौन सा गुण होता है, इंडक्शन का। ठीक है, तो इंडक्शन का गुण है तो हमारे पास क्या होगा भाई, लेगिंग का गुण आएगा। और लेगिंग का गुण आने का मतलब है कि हमारे पास जो धारा है, ये मुख्य वाइंडिंग की धारा यहां प्रवाहित हुई होगी लेगिंग। और यदि मान लो इंडक्शन का गुण ज्यादा है, शुद्ध इंडक्टर में लेगिंग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। शुद्ध इंडक्टर में लेगिंग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन यह शुद्ध इंडक्टर तो है नहीं, ये बात है इंडक्शन का मान क्या है, ज्यादा, और प्रतिरोध का मान क्या है, कम है। तो मामला यही, तो ये मामला होने के कारण यह आएगा। और ये जो फेज अंतर बना है
वो हमारे पास कितना डिग्री है, 50 डिग्री से 60 डिग्री, 50 डिग्री से 60 डिग्री, ये फेज अंतर होता है। ये किसका है, आईएम का। और अब देखो दूसरी वाइंडिंग जो है वो हमारे पास कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या ज्यादा है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध यदि मान लो पूरा होता, 100% पूरा प्रतिरोध ही होता, तो वोल्टेज और धारा क्या होती है, समान फेज में। लेकिन यह प्रतिरोध ज्यादा है और प्रेरण का मान क्या है, कम। प्रेरण का मान कम होने का मतलब लेगिंग क्या है, कम है, और कम लेगिंग है, तो ये आएगा यहां पर, ये हमारे पास हो जाएगा 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई, आई ए। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने डिग्री का कोण बना, तो लगभग हमारे पास है 50 डिग्री भी बन सकता है, 45 डिग्री से 55 डिग्री लिखा जाता है। कितना डिग्री बना, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, तब हमने कहा था दोनों वाइंडिंगों के बीच कोण होना कितना चाहिए, 90 डिग्री का। हमारे पास दोनों वाइंडिंग बीच कोण 90 डिग्री का होगा, तभी तो फेज अंतर स्थापित होगा। तो अब आपको परीक्षा में सवाल पूछें कि इसमें दोनों वाइंडिंगों के बीच में फेज अंतर होता कितना है, 90 डिग्री का, लेकिन वास्तव में आपको दिख रहा है 90 का है नहीं। 90 का तभी हो सकता है जब इस आई ए को यहां से उठा के यहां भेज दो, और आई ए को इधर तभी भेज सकते हैं जब हमारे पास गुण किसका है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर में क्या था, लीडिंग का। इसलिए हमने बाद में जितनी भी मोटरें लगाई है सबके अंदर क्या लगाया है, कैपेसिटर, ताकि 90 डिग्री का फेज अंतर बने। शुरुआत में केवल इंडक्टर से तो 90 डिग्री का फेज बन नहीं सकता, तो इसलिए हम बाद में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। सवाल एक इतना ही पूछा जाता है, स्टार्टिंग में रनिंग वाइंडिंग बीच फेज अंतर कितना डिग्री का, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। एक मिनट भाई, वाइंडिंग के बीच फेज अंतर। अब वापस देखो कि पता चला हमने आर क्यों ज्यादा रखा, आर ज्यादा रखा तो ये अंतर क्या आया, कम आया। और यदि दोनों का अंतर बराबर ही होता, ये यहां पर है और दूसरा भी यहीं पर होता, तो अंतर कितना डिग्री आता था, 0 डिग्री। और हमें दोनों फेज के बीच अंतर कितना डिग्री करना है, 90 डिग्री। इसलिए एक में प्रतिरोध कम रखेंगे और एक में प्रतिरोध क्या रखना है, ज्यादा, जिससे हमारे पास फेज अंतर क्या बने, ज्यादा। कारण ये था। क्लियर, अब लिखो, एक्स एम और एक्स ए प्रेरणीय प्रतिघात होता है। ए का मतलब ऑक्सिलरी है, एम का मतलब मेन है। रनिंग वाइंडिंग तो मुख्य वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, सहायक वाइंडिंग है। हो गया भाई अपलोड, है? इसका हाँ, स्टार्टिंग एवं रनिंग लिखो, स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग। तुम यहां तक पहुंच गए क्या? ऊपर तो स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है, ये ऊपर नहीं है, यही का पूछ रहा था। तुम तो क्या है कि जब से क्लास में आए हो तब से ठोकरे खा रहे हो। तुमने आज गेट में एंट्री ठोकरे खा के की है, की कि नहीं की? और इसने एंट्री की है, हा हल्ला करता। अरे आपकी आवाज सब जानते हैं, तू केवल गेट के सामने है ना तभी चुप हुआ था, उससे पहले तक जोर से बोल रहा था।
और मैंने कहा था मैं इसको कब छोड़ के आया हूँ, मैंने 4-5 एक लाइन लिख दी बोल के, उसके तब तक तो तू आया भी नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया मशीन? याद है कि समझ में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, समझ में नहीं आने का कोई खेल नहीं है। आपका डाउट आ रहा है, मुझे लग रहा है मन में। ये डाउट नहीं, ये परम ज्ञान है। नहीं नहीं, आसान है। सिंगल फेज मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, 3 फेज मोटर हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको कारण पता करना रहता है थोड़ा बहुत है? देखो भाई, पढ़ना आपको पड़ता है, सवाल बाहर से कहीं नहीं आएंगे। बाहर से तो आपको शाम को 3 बजे सवाल कराते हैं, वो भी ढंग के सवाल कराते हैं, है कि नहीं है? किसकी? हाँ, जो 3 बजे उसकी पीटीएम नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो देखो अभी मैंने आपको क्लास में बोला भी था, मैंने कहा आप लिखो। ये पीडीएफ इसलिए नहीं देते अभी, इसका कारण है पीडीएफ देने में जोर नहीं आता है। पीडीएफ नहीं देने का कारण है कि आप लिखोगे नहीं, नहीं लिखोगे तो पीडीएफ है ना धरी रह जाती है। एग्जाम के टाइम पीडीएफ वापस मिलती नहीं है, नहीं याद आती है। तो इसलिए मैंने कहा लिखो। पीडीएफ देने की कंडीशन तब होती है जब आपको 10 दिन पहले पूरा रिवीजन कराया जा रहा है, कब लिखोगे कब रिवीजन करोगे तब पीडीएफ देते हैं कि अब ये पीडीएफ ले लो, प्रिंट आउट निकालो, मोबाइल में पढ़ो, कैसे पढ़ो पढ़ लो। अभी तो टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा तो लिखा हुआ ही तो काम आना है सबसे ज्यादा, तो इसलिए लिखो। आप एक बात सोचो, जिंदगी में कई बार आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने 15 दिन के बाद कभी स्क्रीनशॉट खोल के देखा? तो ये मामला यही है, पीडीएफ का भी खेल यही है, स्क्रीनशॉट का भी मामला यही है। जो लिखेगा वही पाएगा। हैं? नेट नहीं चलता तो क्या देखते हैं, नेट नहीं चलता तो सब कुछ बंद हो जाता, तो कहते हैं देखते हैं फोटो में क्या है, तो बीच में आ जाता है वो तो। बाकी पढ़ाई वाले स्क्रीनशॉट घने जने खोलते नहीं है, लेकिन उस स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो पीडीएफ नहीं देने का कारण ये था, मैंने क्लास के अंदर भी बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत है और सवाल परीक्षा के बाहर कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये श्योर है। इसके जस्ट बाद में आपको साइंस में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा देंगे। एनसीईआरटी की बुक आती है एग्जाम्पलर की, एनसीईआरटी के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव सवाल देते हैं, वो हर चैप्टर के 10-15 सवाल एनसीईआरटी खुद लिख के देती है। उन सवालों को भी हम आपको सोल्व करवा देंगे थोड़े दिन बाद, ताकि वो भी सवाल, अब ये भी दिक्कत नहीं रहे एनसीईआरटी की तरफ से भी कोई सवाल आए हैं और वो आपसे नहीं हो रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या है? टाइमिंग नहीं मिलता? बहुत मिलता है। चलो अब देखो, अब है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग में तो मोटा तार होता है, प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा गहरे में स्थापित करेंगे, इसलिए हमारे पास एक्सएम का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणीय प्रतिघात। और प्रतिघात का मान ज्यादा, इसका मतलब प्रेरण का मान ज्यादा है, और प्रेरण का मान ज्यादा है तो लेगिंग क्या होगा? ज्यादा। और इसलिए ये हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? लेगिंग। कौन सी वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। और कम लेगिंग कौन सी है? साइक वाइंडिंग। यही मामला। ओके, अब पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। पहली बात तो ये ऐसी मशीन है, इसका क्या ही उपयोग करेंगे, खास दक्षता भी है नहीं। छोटे पंप होते हैं, छोटे पंखे होते हैं, वहाँ काम ले लो, लेकिन सामान्यतः हम काम में लेते नहीं हैं। हम इस मशीन का उपयोग ही बहुत कम करते हैं। इसका कारण है कि इसकी क्षमता क्या होती है? एक तो कम,
दूसरा इसकी दक्षता क्या होती है, वो भी कम। तीसरा है शक्ति गुणांक क्या है, 0.4 से 0.5। और एक में ये लिख लो, फिर मैं एक जगह लाइन दिखाऊंगा, लिख लो, लिख लो। जो न्यू फैक्ट मिले, जो न्यू फैक्ट मिले वही तो लिखने होते हैं भाई। जो नए फैक्ट मिलते हैं वही लिखने होते हैं। सारा क्या, सारा क्यों लिखना, सारा तो बहुत रिपीट हो जाता है। ये आपके 5-7 दिन में ख़त्म होने के बाद में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करा देंगे, तो ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। और फिर भी दिक्कत रहे तो रहेगी, दिक्कत क्या ही कर सकते, कोई अपनी तरफ से तो कोशिश ही कर सकते हैं। साइंस में दिक्कत यदि बच्चे को नहीं आएगी ना, तो मैथ में तो पढ़ने वाला आने देगा नहीं। और सीबीटी 1 में कोई दिक्कत है नहीं। साइंस इसलिए ज़रूरी है कि बाद में टेक्नीशियन के एग्जाम भी आता है, साइंस वही रहती है। और फिर ये टेक्निकल, इन टेक्निकल वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पास होना हो जाता है आराम से। ये प्रॉब्लम है ही नहीं इधर। अब ये तो ये कितने दिन वो यही नहीं पता चल रहा है ना। आप हैं? मैं समझा नहीं। दिक्कत कहीं नहीं आने देंगे, आपको दिक्कत है ही नहीं कहीं। न तो दिक्कत आएगी टेक्निकल में, न आएगी सीबीटी 1 में। हम केवल ऐसा थोड़ी ना है, टेक्निकल पढ़ा रहे तो केवल टेक्निकल पर फोकस थोड़ी है। हमारा फोकस होता है आपके एग्जाम पर। इसलिए हमारी पूरी प्लानिंग भी इस हिसाब से रखते हैं कि आपका सबसे पहले सीबीटी 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो हम इतने ज़्यादा माथाफोड़ी इसलिए कर रहे हैं कि पहले आपको साइंस के सीधे सीधे सवाल कराए, फिर आपको फैक्ट के साथ सवाल करा रहे हैं ताकि पढ़ने की रुचि बढ़े। अब पढ़ने की वापस रुचि फैक्ट में कम होगी तो एग्जाम्पलर कराएंगे, तो आप कहेंगे यार एनसीईआरटी के खुद के ऑब्जेक्टिव ये तो करने चाहिए, तो वो करोगे। फिर रुचि तब तक परीक्षा नहीं होगी तो हम एनसीईआरटी के खुद के न्यूमेरिकल वो करवा देंगे, तो आपकी और रुचि बढ़ेगी। तो इतनी रुचि बढ़ जाएगी तो आ ही जाएगी ना तब तक तो साइंस। फिर भी नहीं आएगी तो क्या ही करेंगे। तो हमारा काम होता है कि आपको पूरा पढ़ाना, साथ के साथ एक इंटरेस्ट बनाता रहना, कहाँ ताकि साइंस पढ़ता रहे, आदमी का मन लगा रहे साइंस में। इसमें एक लाइन लिखो, सिंगल नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। यदि कोई जगह छोड़ी हुई है तो कहीं पर भी, पहले स्टार्टिंग वाले में लिखना था, मैं लिखना भूल गया था। अभी वहाँ लिखा ना शक्ति गुणांक, तो याद आ गया था। कहीं लिख दो, नोट डाल के कहीं लिख दो, छोटा सा लाइन बोलूंगा मैं। सिंगल फेज का शक्ति गुणांक 0.6, सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक 0.6 तथा 3 फेज मोटर का शक्ति गुणांक, 3 फेज मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 होता है। सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या है, 0.6 मतलब 0.6 होगा ना। सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक 0.6 और 3 फेज मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 होता है। अब 0.6 होना चाहिए, अब है नहीं तो हमने कहा भाई ठीक नहीं है, क्योंकि इस मोटर में हमने जो बनाई उसमें कितना आया, 0.4 से 0.5। हमें ठीक लगा नहीं, हमें ठीक नहीं लगा, हमने कहा ये मोटर रिजेक्ट हो गई। लेकिन शुरुआती कॉन्सेप्ट तो इसी ने दिया था, इसलिए इसका मैथ हो रहा था। अब देखो इस मोटर का हमारे पास कितना है मान भाई, 0.4 से 0.5, ये तो कम है मान। सिंगल फेज का पावर फैक्टर होना कितना चाहिए, 0.6। 3 फेज का कितना होना चाहिए, 0.8। 3 फेज मोटर की दक्षता क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि शक्ति गुणांक भी क्या है, ज्यादा। कारण ये है। अब हम करते हैं कैपेसिटर मोटर के बारे में। हमने कहा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझ ली थी कि 90 डिग्री का फेज अंतर बन नहीं रहा। 90 डिग्री का तभी बनेगा जब लाइन इधर जाएगी,
और इधर लाइन तभी जाएगी जब आप कैपेसिटर लगाओगे। कैपेसिटर कहाँ लगाओगे? साइक वाइंडिंग में, तभी तो साइक को भेजना इधर। तो साइक वाइंडिंग में आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटर। तो आप कहेंगे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ओके, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होती है इसको भी देख लेते हैं आराम से। पहली बात तो कहोगे कि हमने कैपेसिटर लगाए तो 3 प्रकार की मोटर बनेगी। पहली बात तो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यानी कैपेसिटर के द्वारा केवल और केवल क्या कर दिया हमने? स्टार्ट। दूसरा बनेगा कैपेसिटर रन मोटर। जो कैपेसिटर कहां कहां में लिया जाएगा भाई? रनिंग में। तीसरा क्या बनेगा? पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा कैपेसिटर रन मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ओके, चलो। तो हमारे पास कैपेसिटर कितने प्रकार की मोटर? 3 प्रकार। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये भी मामला क्लियर। अब ये कैपेसिटर लगाने से हुआ क्या है? कैपेसिटर लगाने से ये जो हमारे पास वोल्टेज था, सहायक वाइंडिंग उससे आगे चली गई है। कैपेसिटर हमारे पास लीडिंग का गुण देता है, लेगिंग का? लीडिंग का। लीडिंग का मतलब क्या हो गया? अग्रगामी। और मेन वाइंडिंग थी उसमें तो आपने कैपेसिटर जोड़ा नहीं, तो वो तो कहां रह गई भाई? यहीं पर। अब दोनों के बीच फेज अंतर कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। इसलिए हमने कैपेसिटर काम में लिया। तो ये हमारे पास 20 डिग्री के आसपास है और ये हमारे पास कोण बना था 70 डिग्री के आसपास। कुल मिला के ये कोण कितना डिग्री बन गया? 90। और दोनों वाइंडिंग के बीच कितना अंतराल आ गया? फेज अंतराल 90 डिग्री। तो दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री फेज अंतराल करने के लिए जरूरी चीज यही थी कि सहायक वाइंडिंग में क्या जोड़े? कैपेसिटर, जिससे ये क्या करेगा भाई? लीडिंग करेगा। लीडिंग का मतलब है धारा वोल्टेज से आगे होगी। तो आगे होगी तो इसी तरफ होती है। कोण में आगे यही होता ना, कोण में आगे होने का मतलब इधर है भाई, ये दिशा है। यही होता ना 0, 90, 180, 270। 0, 90 इधर थोड़ी आता है, 90 इधर आता है। क्लियर? ओके। तो कैपेसिटर का कार्य क्या होता है भाई? कैपेसिटर का फेज विभक्त मोटर में आपको दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज बना दिया जाता है। यही कैपेसिटर का कार्य है। इससे हमारे पास मोटर का पावर फैक्टर बढ़ जाता है। इसमें आपने जो कैपेसिटर है वो किसके श्रेणी क्रम में लगा है? रनिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग? सहायक वाइंडिंग। कैपेसिटर को सहायक वाइंडिंग के सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र।
ठीक है, लो भाई। तो अब आप बैठे हो तो आप बताओ कि जो आपके डेली टेस्ट वो कौन से होने चाहिए। अभी लास्ट में वोटिंग करा लेंगे, पूछ लेंगे भाई, जो है वो करवा देंगे, अपना क्या है। क्योंकि ये तो सीरीज खत्म हो रही है ना आज, कल कहाँ, आज तो फुल टेस्ट होगा ना, आज खत्म हो रही वो सीरीज पूरी। लिख लिया। अब हेडिंग लिखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, आवाज मत करो भाई। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आपने देखी है? कहां देखी? पंखे में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है ही नहीं, कैपेसिटर रन मोटर है ये। कैपेसिटर रन मोटर है ना, इस मोटर है, इस तो कैपेसिटर रन हुई है। स्टार्ट का मतलब केवल स्टार्टिंग में काम आएगा। तो बताओ, हाँ बिल्कुल, वो हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर शामिल होती है। जो ज़्यादा गति वाली मोटर होती है ज़्यादातर में यही होता है, जिसमें प्रारंभिक टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वो सभी मोटर में इसमें आएगा। अब आवाज़ नहीं भाई, ध्यान से देखो पहले। ये हमारे पास है रनिंग, ये हमारे पास वाइंडिंग कौन सी थी भाई? सहायक। तो रनिंग और सहायक के बारे में तो कुछ लिखना है नहीं, ये तो आपके फिक्स है। ये हमारे पास क्या है भाई? कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है ये कौन सा कैपेसिटर है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा कैपेसिटर होता है? और ये इस कैपेसिटर की क्षमता कितनी होती है? बिल्कुल सही बात है, 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की क्षमता होती है। और ये हमारे पास कौन सा स्विच होता है? अब केंद्रीय स्विच। अब देखो, यदि मान लो कैपेसिटर खराब हो गया, मान लो कैपेसिटर क्या हो गया भाई? खराब हो गया। तो कैपेसिटर खराब हो गया तो अब बताओ परिपथ क्या हो गया? ओपन। अब ये सेल्फ स्टार्ट होगा क्या? तो फिर पानी वाली मोटर स्टार्ट कैसे करोगे? धक्का देके। भैया इसको स्टार्ट में तो काम में ले रहे हैं, इसका स्टार्टिंग का काम क्या है? केवल स्टार्ट करना। जैसे अब केंद्रीय स्विच लगे 75% गति के बाद, तो वैसे भी ये डिस्कनेक्ट हो ही जाता पूरा। तो प्रारंभ में स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हो। और यदि मान लो प्रारंभ में टॉर्क नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? खुद धक्का देंगे। और यदि धक्का देंगे, सही धक्का मिल गया, टॉर्क मिल गया, तो ये चढ़ने लग जाएगा। लेकिन आप डेली डेली धक्का थोड़ी दे पाओगे। 2 दिन दोगे, 4 दिन दोगे, 5 दिन दोगे, फिर कहोगे सेल डाल ही देते हैं कैपेसिटर वाला, फिर अब है कि नहीं है? तो कैपेसिटर हमारे पास कार्य क्या करता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है, इसका कार्य यहाँ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए किसके साथ लगाया जाता है? सहायक कह दो या स्टार्टिंग वाइंडिंग कह दो। सहायक वाइंडिंग को क्या कहते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है इसका? उच्च। लिखो, बढ़ो भाई।
लिख लिया? ओके, जल्दी करो भाई। अगला लिखो हमारे पास कैपेसिटर रन मोटर। अलग अलग प्रकार की मोटर हैं, इसमें 8-10 एक मोटर है, छोटी मोटी प्रकार से, सब प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। इससे आप आवाज मत करो भाई। स्थायी कैपेसिटर मोटर भी कहते हो। क्या कहते हो भाई? स्थायी कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। और जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है, यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो गया। जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है या स्थायी कैपेसिटर मोटर है, इसके बारे में लास्ट में अध्ययन करते हैं फाइनली। स्थायी कैपेसिटर मोटर क्या होती है? स्थायी कैपेसिटर मोटर ये होती है जिसमें हमारे पास रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ना, वो लगातार जुड़ी रहेगी। इसमें अब केंद्रीय स्विच होता ही नहीं है। अब केंद्रीय स्विच लगाया कि हमने? नहीं। अब केंद्रीय स्विच नहीं लगाया तो कैपेसिटर परिपथ में क्या रहेगा? स्थायी, परमानेंट है। तो ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है? सहायक। सहायक को स्टार्टिंग कहते हैं, और ये है रनिंग को क्या कहते हैं? मुख्य। और ये हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है? पेपर। पेपर कैपेसिटर कह दो, या फिर आप लगाते हैं ऑयल गेज। और ये जो कैपेसिटर काम लेते हैं वो कितना लेते हैं भाई? 2 से माइक्रोफेरेड से 5 माइक्रोफेरेड लिखा जाता है, लेकिन लेते 2.25 है। आजकल पंखे में क्या लेते हैं? 2.25 का। पहले 2.5 का लेते थे, आजकल तो 2.25 के आ रहे हैं ना, 2.25 का आ रहा है। तो आप 2 से 5 के बीच लिख दो, या 2 से कई जगह 2.5 लिख देते हैं, बट 2 से 5 माइक्रोफेरेड के बीच का कैपेसिटर है जो ये काम में लिया जाता है। इसमें अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है। क्या इसमें अब केंद्रीय स्विच? और अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, परंतु इसका ना कैपेसिटर का मान बहुत कम है। कैपेसिटर का मान कम है तो टॉर्क ज्यादा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ये टॉर्क कम उत्पन्न करता है, ज्यादा टॉर्क उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां अधिक प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता नहीं हो, जैसे छत पंखा। इसमें प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा थोड़ी चाहिए, इसको पानी वाली मोटर तो है नहीं जो पानी उठाना पड़ेगा, या कोई गति आगे जाके करनी नहीं है। इसको तो सिंपल हवा के अंदर ही घूमना है, इसको कोई ज़्यादा टॉर्क चाहने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे रेलवे इंजन तो शुरुआत में चलता है तो टॉर्क क्या चाहिए? ज़्यादा। तो आप देखते हो कि जब ट्रेन का इंजन चलता है तो धुआं बहुत ज़्यादा देता है, उसके बाद धुआं इतना नहीं देता, ऐसे देखते ही नहीं देते हैं। वहाँ टॉर्क क्या चाहिए? ज़्यादा। तो इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रारंभिक टॉर्क ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसका उपयोग किया जाता है सीलिंग फैन, छत पंखा, टेबल पंखा।
ठीक है। तो इसमें अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, प्रारंभिक टॉर्क उसकी आवश्यकता नहीं हो तो इसका उपयोग किया जाता है। छत पंखा टेबल पंखे में इसका उपयोग होता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क व रनिंग टॉर्क क्या होता है, एक समान, क्योंकि कैपसेट तो हमेशा लगा हुआ है। जो प्रारंभिक टॉर्क रहेगा वही क्या रहेगा, रनिंग टॉर्क। अब एक कौन सा और बचा था, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग टॉर्क भी क्या चाहिए, उच्च। प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग टॉर्क भी इसमें क्या चाहिए, उच्च। वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है। और जब नाम दिया, इन्होंने दो कैपेसिटर के नाम लिखे हैं, तो आप बताओ कि हमने कैपेसिटर लगाना भी कितना पड़ेगा, दो ही। ये हमारे पास है स्थायी कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर है जो हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये कौन सा है भाई, परमानेंट कैपेसिटर है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला है, ये तो किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का। और ये 10 माइक्रोफेरेड से 20 माइक्रोफेरेड का है। तो शुरुआत में प्रारंभ में हमारे पास कैपेसिटर क्या है, दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों का मान जुड़ेगा। और उसके बाद केवल कौन सा रहेगा, सीपी, क्योंकि ये स्विच कौन सा लगा हुआ है, अब केंद्रीय। उपयोग कहाँ करते हैं इसका, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, कंप्रेसर, वाटर कूलर इत्यादि है। लेथ मशीन इसका नहीं करते हैं। लेथ मशीन में होता है प्रतिकर्षण मोटर, रिपल्सन मोटर को काम लेना चाहिए है। चक्की की मोटर में, चक्की की मोटर में कर सकते हैं, वहां तो क्यों नहीं करेंगे, वहां दो कैपेसिटर मोटर होती है, वहां लगा दो कैपेसिटर होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रारंभ में घूमने लगेगा तब तो गेहूं ज़्यादा, जैसे घूमने लगेगा तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए। और लगातार गेहूं आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा लगातार आ रहा है, तो टॉर्क इसको लगातार भी चाहिए। तो प्रारंभिक के साथ साथ रनिंग टॉर्क भी उच्च हो, वहां पर इसको काम में लिया जाता है।
है। कैपेसिटर वाइंडिंग के तो दोनों ही श्रेणी क्रम में है, लेकिन आपस में कौन सा क्रम है? समांतर में। आपस में तो समांतर क्रम ही है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर दोनों शुरुआत में तो दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे 75% गति आई ये तो क्या हो गया? ओपन हो गया। अब कैपेसिटर बचा कौन सा? एक। परिपथ पूरा है कि नहीं है? तो देखो रनिंग टॉर्क भी क्या कर दिया? हाई। और पहले दोनों कैपेसिटर था तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो गया? हाई। ये मामला है। इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 5 से 6 गुना होता है। लिख लो, इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 5 से 6 गुना है। इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 5 से 6 गुना होता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का कितने गुना है भाई? 5 से 6 गुना है। ओके ओके। अब देखो हमारे पास एक और है जो अपनी परीक्षा वालों की फेवरेट मोटर है, उससे कहते हैं शेडेड पोल मोटर। और उसके बाद एक फेवरेट मोटर जो है यूनिवर्सल मोटर। ये दो एग्जाम वालों की सबसे फेवरेट मोटर है जहाँ से सवाल बनते हैं। तो शेडेड पोल मोटर हिंदी में क्या कहेंगे भाई? आवाज मत करो भाई। छादित ध्रुव मोटर। शेडेड पोल मोटर क्या कहलाएगा भाई? छादित ध्रुव मोटर। शेडेड पोल मोटर क्या होता है? इसमें जो रोटर होता है ना वो तो स्क्विरल केज ही होता है। रोटर कौन सा काम लेते हैं? स्क्विरल केज। अब आप कुछ भी मत लिखो, एक बार देख लो, बाद में लिख लेना। ये थोड़ी सी मोटर है, इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल और शेडेड सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि नहीं जाती है? आप जब भी परीक्षा देखोगे ज़्यादातर इन्हीं के फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर ज़्यादा बन रहे हैं। अब इसमें जो पोल होता है ना, एक पोल होता है, ये पोल दो भागों में बंटा होता है। तो ये हमारे पास जो पोल है कितने भाग में उठ गए? दो भाग। ये इधर वाला जो भाग है ना, ये तो कहलाता है सेलिएंट। सेलिएंट पोल कहलाता है। सेलिएंट पोल ही हमारे पास क्या है? मुख्य पोल। सेलिएंट पोल हमारे पास क्या है भाई? मुख्य पोल। और ये जो पोल है ये हमारे पास क्या कहलाता है? शेडेड। ये हमारे पास शेडेड पोल कहलाता है। ठीक है। जब इसके ऊपर वाइंडिंग करनी हो तो इसके ऊपर वाइंडिंग ऐसे की जाती है कि जो मुख्य पोल पर वाइंडिंग होती है ना, वही वाइंडिंग लगातार चलती हुई कहाँ पर चलती है भाई? सेलिएंट पोल पर। सेलिएंट पोल पर वाइंडिंग कौन सी है भाई? मुख्य पोल की वाइंडिंग। लेकिन शेडेड पोल पर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग हमारे पास शॉर्ट सर्किट कॉपर वाइंडिंग होती है। ये कौन सी होती है भाई? शॉर्ट सर्किट कॉपर वाइंडिंग। शॉर्ट सर्किट कॉपर वाइंडिंग है ना, ये छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी
जबकि ये हमारे पास चुंबकीय उत्पन्न फ्लक्स क्या करेगी, ज्यादा। शेडेड पोल है, इसका आकार है ना, इसका सेलिएंट पोल से कितना होता है, 1/3। शेडेड पोल का आकार सेलिएंट पोल से कितना होता है, 1/3। शेडेड पोल लिख दो, इसका आकार सेलिएंट पोल से 1/3 होता है। सेलिएंट पोल से 1/3, यानी 1/3 भाग हुआ। ठीक है, अब हमारे पास है कि ये जो हमारे पास है इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा भाई, ज्यादा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कम। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, इसलिए हमेशा गति किधर से किधर होगी भाई, सेलिएंट से शेडेड की ओर। पूछेगा इस मोटर की गति कैसे होगी, तो गति क्या होगी, सेलिएंट से शेडेड की ओर। ठीक है, तो आप कहेंगे गति होगी सेलिएंट से शेडेड की ओर। सेलिएंट से शेडेड की ओर इसकी गति है। अब इसके अंदर पूछा जाता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वो तो देखेंगे, लेकिन इसकी क्षमता कितनी होती है। बहुत ही कम क्षमता होती है, 3 वाट से 125 वाट। केवल 3 वाट की मोटर बन रही है, 3 वाट से 125 वाट। और इसको लिखा जाता है क्षमता को एचपी में। 3 को तो आप क्या लिखोगे, लगभग 1/250, और 125 को लिखोगे 1/6। 746 की जगह 750 मान लो, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्षमता। दक्षता क्या होती है भाई इसकी, दक्षता होती है 5% से 35%। इतनी कम दक्षता। आपने 100 वाट दिया तो उपयोग कितना आया, 5 वाट। 5% दक्षता, 95% पावर लॉस है, तो दक्षता तो बहुत ही कम है। फिर भी काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसका निर्माण क्या है, सस्ता। इसका निर्माण लागत क्या है, सस्ता। ठीक है, दक्षता क्या है भाई, 5% से 35%। निर्माण लागत इसकी क्या है, सस्ता। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और इसके अलावा एक शक्ति गुणांक भी होता है। इसका जो शक्ति गुणांक है ना, वो है 0.3 से 0.4, सबसे कम। इसका उपयोग किया जाता है खिलौनों में। एक इसका उपयोग हेयर ड्रायर में लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखें हेयर ड्रायर ऑप्शन में आ गया और हमारे पास ये आ गया कि यूनिवर्सल मोटर नाम और शेडेड पोल दोनों आ गया, तो उत्तर क्या होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं आया तो आंसर क्या होगा, शेडेड पोल। इसी प्रकार एक विद्युत घड़ी है, विद्युत घड़ी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में हिस्टैरिसीस आ गया तो आंसर क्या होगा, हिस्टैरिसीस। और हिस्टैरिसीस नहीं आया तो कौन सा होगा, शेडेड पोल मोटर। और इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसकी गति की दिशा परिवर्तन करना आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएगी ना, तो सेलिएंट से शेडेड पोल की ओर जाएगी। और यदि फिर भी कहा ना ना मैं तो गति चेंज करना ही चाहता हूं, तो आपको शेडेड कितने बनाने पड़ेंगे, 2। एक इधर और शेडेड बनाना पड़ेगा, एक शेडेड इधर और, फिर इसकी गति को परिवर्तन किया जा सकता है। एकल शेडेड की गति कभी भी परिवर्तित नहीं की जाती। यदि आपको गति परिवर्तन करना है तो डबल शेडेड मोटर पोल में क्या होगा, डबल शेडेड बनाना पड़ेगा। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट डाटा है, लिखो।
हो गया अभी? लिखो, नोट डाल के इस मोटर की शेडेड में लिख रहे ना, नोट डाल के लिखो, इस मोटर की गति की दिशा परिवर्तन करना आसान नहीं है। गति की दिशा परिवर्तन करना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि दिशा परिवर्तन करना तो अपन को क्या करना पड़ता है, डबल लेयर शेडेड प्रयोग करनी पड़ती है, तब जाकर दिशा परिवर्तन होती है। तो जो हमने पहले पढ़ा था, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, प्रतिरोध स्टार्ट, इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, चारों मोटरें, तो उनकी दिशा परिवर्तन की जा सकती है क्या? हाँ, उनकी दिशा परिवर्तन कैसे करोगे? यहाँ तो हमारे पास रनिंग है या सहायक वाइंडिंग है, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल की दिशा परिवर्तन करके आप इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी दिशा परिवर्तन करना क्या है, मुश्किल। अब हमारे पास बचा एक यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल तो नाम सुना ही आपने, है? नहीं सुना? इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखूंगा कल यूनिवर्सल मोटर के बारे में, जो डीसी से कैसे बनी उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। यूनिवर्सल मोटर को हम कहते हैं सार्वत्रिक मोटर। यूनिवर्सल है, सब जगह चलती है। सब जगह का क्या मतलब है, एसी और डीसी दोनों पर। एसी में डीसी दोनों पर संचालित है। इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना होती है डीसी सीरीज मोटर के समान। और डीसी सीरीज मोटर के समान संरचना है, और ये एसी पर भी चल रही है, इसलिए से अन्य नाम क्या है, एसी सीरीज मोटर, ठीक है। प्रारंभिक टॉर्क क्या इसका, उच्च। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है इसका, उच्च। सवाल आता है इसकी गति क्या है, बताओ भाई। हाई कितनी है, 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम, ठीक है। इसको उपयोग में कहाँ लेते हो, ट्रेन इंजन में लेते ही हैं। देखो, फूड मिक्सर ग्राइंडर जूसर वैक्यूम क्लीनर सिलाई मशीन हेयर ड्रायर
रेलवे इंजन, रेलवे इंजन में काम लेते हैं तो इसकी विशेष कंडीशन होती है कि भाई कितने एचपी का है, 2200 एचपी का, 200 से 600 वोल्ट है, 25 हर्ट्ज पर संचालित है। लिख लिया भाई। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल मोटर की खास बातें हैं। 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम चलती है। फूड मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर में काम लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर में काम लेते हैं, सिलाई मशीन में काम लेते हैं। सबसे ज़्यादा काम इसको लिया जाता है। अब इसका सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। आरपीएम की फुल फॉर्म दो होती है, एक होती है राउंड पर मिनट, एक होती है रिवोल्यूशन पर मिनट। दोनों ही होती है, सेम ही है, राउंड ही रिवोल्यूशन होता है। हाँ जैसे आईसी के होते हैं ना, इंटीग्रेटेड चिप भी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी होती है। कई जगह चिप और ओब्लिक सर्किट लिखते हैं, तो ये मामला है। आरपीएम होता है राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन कहो या राउंड को, बात एक ही है। इसमें यूनिवर्सल मोटर में हम जो काम में लेते हैं वो डीसी श्रेणी लेते हैं, और डीसी श्रेणी के अंदर कहीं भी कैपेसिटर नहीं लगाते हैं। तो अपने घर पे जो मिक्सी है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है। क्या होता है? हमेशा सभी मोटरों में रोटर और स्टेटर दोनों में वाइंडिंग है। ये कोई पहली मोटर थोड़ी आई है। अभी तक जितनी भी मोटर चल रही है, रोटर और स्टेटर दोनों में वाइंडिंग होती है। जिसमें रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है वो केवल एक मोटर आएगी जो हिस्टेरिसिस है। न तो दांते हैं, न पोल है, न वाइंडिंग है, वो आगे आएगी हिस्टेरिसिस, जो क्रोम स्टील का बना होता है, अणुओं की गति से संचालित होता है। क्या होती है? मिक्सर, मिक्सी। देखो एसी पर 220 पे चल रही है, तो डीसी पर कितने पर चलती है? जो एसी 220 है ना, तो 220 वोल्ट है आरएमएस मान। ये 220 कौन सा वोल्ट हुआ है? आरएमएस मान है। तो एसी और डीसी में ऐसे वोल्टेज को आपको अंतर करने की आवश्यकता होती नहीं है। 220 वोल्ट पे चल रही है तो 220 वोल्ट अधिकतम मान नहीं है। जब आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे तो वो कौन सा मान है? आरएमएस। अधिकतम मान कितना होता है उसका? 311 वोल्ट है, तो वो उतनी वोल्टेज पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो डीसी काम में ली जाती थी वो 110 पे ली जाती थी, ताकि अर्थिंग करने का खतरा नहीं रहे। अर्थिंग 125 वोल्ट के बाद शुरू करनी पड़ती है, तो 110 वोल्ट पे डीसी काम ले लेते हैं। डीसी खतरनाक होती है, अर्थिंग फॉल्ट भी हो जाए तो भी कोई खतरा नहीं है। कारण ये है डीसी का। क्या है? डीसी सीरीज मोटर को एसी सीरीज मोटर नाम की कोई मोटर होती नहीं, इसी मोटर को एसी सीरीज मोटर बोलते हैं।
क्योंकि इसकी संरचना कैसी है, डीसी सीरीज मोटर के समान, और एसी पर चल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, एसी सीरीज मोटर। बाकी एसी के अंदर कभी सीरीज और शंट मोटर नाम नहीं होता। यूनिवर्सल मोटर है जो डीसी सीरीज मोटर के समान है, और प्रतिकर्षण मोटर है वो डीसी शंट मोटर के समान है। ओके, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। एक मिनट, क्लास करो भाई एंड।